बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं विशाल शाकिर। और अगर आप कभी अदालत में आपका कभी इत्तफाक हुआ जाने का, ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, और हाई कोर्ट में कभी जाने का इत्तफाक हुआ हो, तो बिलखसूस आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि जजेस अक्सर जो प्लीडर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनसे एक बात करते हैं कि आप अपने स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स जमा कराते हैं। जो लोगों ने बार एट लॉ किया हुआ है या जो एक्सटर्नल लॉ के आप प्रोग्राम्स करके आते हैं, उन्होंने बिलखसूस इस बारे में पढ़ा होता है। लेकिन जो लोकल प्रोग्राम है, उनमें से भी काफ़ी लोग जब प्रैक्टिस में आते हैं या फर्म्स में जाते हैं तो इन चीज़ों के बारे में सीखते हैं। बट एक खासी तादाद है लॉयर्स की, लॉ स्टूडेंट्स की, जो इस चीज़ से अभी तक नावाकिफ़ है। तो आज की वीडियो का मकसद ये होगा कि स्केलेटन आर्गूमेंट्स हैं क्या, किस तरीके से काम करते हैं और इसका बेनिफिट क्या हो। चलते हैं मियाँ साहब के पास और मियाँ साहब से इस बारे में जान। स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स तकरीबन हम तो अपने हर केस से बनाते हैं, बट बहुत सारी प्रैक्टिस हमने ऐसी देखी है जहाँ पे स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स ना तो बनाए जाते हैं और ना ही प्रेजेंट किए जाते हैं क्या स्केलेटन? विशांत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखें, अगर मुझसे आप ये पूछो कि कोई प्रिसाइज फार्मूला है कि किस किस्म के स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स आर द बेस्ट स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स, सो आई कैन नॉट गिव यू अ कॉल. I have my own way of making the skeleton arguments, and I still remember for the first time जब मैंने skeleton arguments किसी केस में लिए थे, that was before his lordship Mrs. Justice मंसूर अली शाह साहब. एक ओवरसीज कमीशन का केस था, उसको मैंने चैलेंज किया. But he was before the लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, एंड दैट इज अ रिपोर्टेड जजमेंट. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जैसे आपने मुझे कहा कि अपने skeleton argument दें. So being a फौजदारी lawyer, I was alien to this concept. Which majority of the corporate, commercial, transactional lawyers, they are very sophisticated on making of these things. और when I'm narrating these things कि जी skeleton arguments होने चाहिए, क्या होते हैं ये, so majority of the फौजदारी lawyers would say कि ये खास है फौजदारी पे मेरा applicable है. बट याद रखिएगा, देखिए वीडियो का मकसद ही बेसिकली यंग लॉयर्स को फैसिलिटेट करना है अपने वेपन, अपने आर्सेनल को इक्विप करने के लिए. सो मेरा ये मानना है कि एक जो लॉयर है, जब वो अदालत के अंदर आर्ग्यूमेंट करने चाहता है, तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए. एक, आपके मुकदमे की मुकम्मल रिसर्च ट्रे, जिसके अंदर केस लॉ, स्टैट्यूट्स, वो 1 पेजर आपके पास होगा. दूसरा, स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स जो उसने अदालत को देने हैं, एंड वाइल मेकिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑन द रोस्टर, वो उसके सामने होने चाहिए, बिकॉज उन स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स में साइन पोस्टिंग होती है कि पहले मैं किधर लेके जाऊंगा, फिर मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड द थर्ड वन इज द चीट शीट. बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर आपने देखा होगा, मैं स्टोरीज वगैरह भी लगाता हूँ अपनी चीट शीट की. 1 पेजर होता है, और उसको मैंने ऑन द बेसिस, और जिसे कहते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल मेथड के ऊपर बनाया होता है कि जिस तरह ट्रैफिक का रेड सिग्नल होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, तो उन्हीं कलर्स को मैं इस्तेमाल करता हूं कि ये वाला पॉइंट मेरे लिए ख़तरनाक है, ये नहीं करना है, या इससे बचना कैसे है, तो उसको मैंने रेड में हाईलाइट किया होता है. जो न्यूट्रलाइज होते हैं उनको येलो किया होता है, या फैक्ट्स को नॉर्मली येलो किया होता है, और ग्रीन आर द वंस जो मैंने अदालत के. सो ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं. स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स को अगर देखा जाए तो मैं बजाते खुद अपने तौर पे जब भी किसी मर्डर रेफरेंस में, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के अंदर, इसको 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड करता हूं किसी भी स्केलेटन आर्ग्यूमेंट को. एक आपका इंट्रोडक्शन होता है विशाल, इन विच यू नरेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, कि एक बंदा जो है वो फलानी मिनिस्ट्री में काम करता है, ये बंदा फलाने डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था, रिस्पोंडेंट्स का स्टेटस ये है, और उनकी डिटेल्स वगैरह उसके अंदर प्रिसाइजली आप इंट्रोडक्शन देते हो. देन यू नरेट द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस. Now, when I say the brief facts of the case, these are those facts which are required to assist and decide the list. कि ये वो फैक्ट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है अदालत के सामने, चाहे वो अपील हो मर्डर की, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हो, चाहे कोई RFA हो, चाहे कोई RSA हो, वो आप अदालत के सामने उन ब्रीफ फैक्ट्स को रखते हैं, एंड दैट्स हाउ यू पोस्ट इट. Then the third portion is with reference to the legal test required in that case. That is very important. कि उसके अंदर आप देखते हैं कि इस प्रोपोजिशन के अंदर, इस स्टैट्यूट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर एप्लीकेबल लॉज कौन से हैं, वो सेक्शंस कौन से हैं.
जो कि आपकी उनकी डिटेल्स आपकी रिसर्च ट्रेल में मौजूद होती है, बट आपने वहां पर लिखा होता है सेक्शन 300, सेक्शन 302, उसको कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा होगा। अगर आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है, आगे ये आर्टिकल 199 की कौन से सेक्शन के कौन से आर्टिकल के अंदर फॉल कर रही है, उसके ऊपर कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी डिपार्टमेंटल स्टैट्यूट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एफिशिएंसी एक्ट है, डिसिप्लिनरी एक्ट है, पीडा है, वो कौन से है, उसकी रेलिवेंट प्रोविजन कौन सी है। सो वो तमाम की तमाम जो एप्लीकेबल लॉज हैं, यू पोस्टुलेट ओवर देयर, यू इन्वेस्टिज ओवर देयर। प्लस उसके अंदर आप ये भी बताते हैं कि इसमें थ्रेशोल्ड ऑफ लॉ क्या है, यानी व्हाट एंड हाउ you want to get the benefit of that law in what sense, so वो उसके अंदर incorporate किया जाता है। प्लस उसके साथ ही आप एक काम करते हैं कि आप अपनी citations भी उसके अंदर ही लिख लेते हैं, because it's a legal test, तो आपने citations की टाइटल भी लिखे होते हैं, so that has to be there। then the most important one is the submissions, because submissions की basis के ऊपर आपका introduction, आपका legal test ऑपरेट करना है कि मेरी नंबर 1 सबमिशन ये है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, आपकी जितनी भी ऑडियंस है इनसे कुछ चुप करके जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26 अमेंडमेंट के जो लाइव एयरिंग हो रही, उसमें मुनीर मलिक साहब के आर्ग्यूमेंट सुने, उसमें फैसल सदीकी के आर्ग्यूमेंट सुने। उन्होंने बकायदा, सर माई सबमिशन नंबर 1 दिस, कि नो जज कैन बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज, और मैं हाजी सैफुल्लाह केस से स्टार्ट करता हूं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। That's the, you make your submission pointers के अंदर point 1, point 2, point 3, and the final is you conclude on the basis of the legal test and the submissions over there। और ये सारी की सारी बहुत सारे जजेस, बिलखसूस अगर आप जस्टिस जवाद हसन साहब की कोर्ट में जाए ना, उनके रोस्टर पे लिखा होता है सबमिट योर स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स। सो वो बेसिकली आप कोर्ट को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ ही जो आपकी चीट शीट होती है, बेसिकली अगर आपने कभी किसी को टेड टॉक करते हुए सुना हो, उन्होंने छोटे छोटे जो पर्चियां होती है ना अपने हाथ में रखी हुई थी, दैट आपकी चीट शीट की जो आपका ट्रैफिक सिग्नल मेथड है उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है कि जो डेंजरस पॉइंट्स है उनको और हाईलाइट किया हुआ है, येलो किया हुआ है, ग्रीन किया हुआ है। जो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से कलर इस्तेमाल करना चाहते हो। जरूरी नहीं रेड, येलो और ग्रीन हो, इट ऑल अप टू यू। आपका और तरीका है, मेरा और तरीका, आपके एसोसिएट किसी और तरीके से यूज करते हैं। बट दीज हाईलाइटिंग ये ऐसे रैंडमली नहीं होता कि मेरा दिल कर रहा है कि सफ़े को मैं लाल करूं, फिर मैं ग्रीन करूं, फिर मैं पीला करूं, नहीं होता। हाँ, तो लेकिन वो बेतुके रंग आपने रखे हुए हैं। और ये मैं आई ऑल्सो कन्फेस दिस, यानी ये एक चीज कि ये मैंने देखा था पहली दफा ट्रैफिक सिग्नल मेथड, मेरे उस्ताद जो थे बुरहान मौजम मलिक साहब, उनके पास पार्कर के पेन हुआ करते थे, आज भी पार्कर के पेन, पार्कर और शेफर के अलावा उन्होंने इंक पेन यूज नहीं किया। और जिस कलर का उनका पार्कर का पेन है उस कलर की स्याही है उसके अंदर, और वो डिफरेंट स्याहियां यूज करते थे। मुझे क्या पता ये ट्रैफिक सिग्नल मेथड क्या होता है, तो हमने भी जो दिल किया वो उसी तरह करना शुरू कर दिया। सो दैट्स हाउ इट इज। सो स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आपके स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स बने हो ना आपकी एक फाइल के अंदर, आपके पास एक एसोसिएट आया और दूसरा चला गया, आने वाले को डजंट हैव टू गो टू द कंप्लीट फाइल। वो स्केलेटन आर्ग्यूमेंट इज अ रिफ्लेक्शन, इज द मिरर ऑफ द केस, हाउ यू आर कंडक्टिंग दैट केस, what is the less and disputed fact in this case, how you are going to be arguing that case, what are the case laws, what is the statute। so he doesn't have to hop here and there, वो उस पूरी फाइल के अंदर उसको सारा मिल जाता है। so इस वजह से I would humbly request all the followers and the people watching this कि अपने मुकदमे की, चाहे आपकी स्पुर्तारी है, चाहे आपकी क्या कहते हैं रिमांड है, अपने स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स बनाया करें। उससे होता क्या, बेसिकली आप अपने दिमाग, अपने सेंसेस को टेम कर रहे होते हैं उस प्रैक्टिस के लिए जो आपने हर आने वाले मुकदमे के अंदर करनी है। अगर आप इग्नोरेंट हो गए, यार क्या रिमांड ही है ना यार, क्या इसमें मुझे क्या जरूरत है अलीजा बाजवे की जजमेंट पढ़ने की, क्या जरूरत है मुझे फारूक हैदर साहब की जजमेंट, क्या जरूरत है मुझे अमजद रफीक साहब की, सर जाके कहना जी कोई रिकवरी नहीं की इन्होंने। दैट मीन्स you succumb to the monotony, and a lawyer who's come to the monotonous practice can never become a good lawyer। So for that reason you must follow these। और again जो मैंने आपके सामने बताया, that's how it works for me। आपका और टुगेदर डिफरेंट हो सकता है, किसी और का बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स, बट इट इज बेसिकली अ प्रिसाइज वर्जन ऑफ द कंप्लीट केस। जैसे एक क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे अभी हमने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है कि लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक कभी किसी जज को आपने स्केलेटन आर्ग्यूमेंट दिए हों
उन्होंने उसको मना नहीं किया, हमेशा अप्रिशिएट ही किया कि चलें आसानी होगी क्योंकि इतनी चीज़ें शायद याद रखना मुश्किल हो जाए। हाउएवर एक क्वेश्चन जो आएगा भी ऑडियंस की तरफ से, वो दैट वुड बी लेंथ क्या होनी चाहिए। इससे मुझे अहमद कयूम साहब की एक बात याद आती है। वो कहते हैं मैंने अपने एसोसिएट को 15 पेजेस का ब्रीफ किया कि इसकी समरी बना दो, तो उसने 17 पेजेस की समरी बना दी। आर्ग्यूमेंट्स, आपके स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स कितने लंबे होने चाहिए? आपको पता है स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स के लिए आपको बकायदा उसका रीडिंग टाइम भी देना पड़ता है कि मैंने इसको पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, तो इसको गुड 20 मिनट्स चाहिए। ये कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉयर्स जो होते हैं, दे चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मिनट टू मिनट बेसिस। सो वो जो अपने स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स अदालत को दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि जिस तरह मैंने अली बाजवा साहब के पास अमाइकस नोट दिया, इतनी बड़ी फाइल, वो कहा मैंने इसको पढ़ना किसने आई टोल्ड यू टू गिव अ माइकस नोट, व्हाट इज दिस इज नॉट अ माइकस नोट। सो इस वजह से इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लिस्ट इन्वॉल्व, बट इट्स जो मैंने आपके सामने रखा है ये एक प्रिसाइज समरी है, और प्रिसाइज समरी शुड नॉट बी लाइक अ कंप्लीट पेपर बुक। सो उसका टाइम कितना है, उसको आपने जो वो I think so, not more than 2 or 3 pages, because that's not a cheat sheet, that's not your argument sheet, that's a skeleton arguments premising upon these 5 controls जो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो इसकी बेसिस पे होना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, सो वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारे व्यूअर्स को भी मैं ये कहूँगा कि जो जिस तरह मेरे साहब ने बात की, मोनोटनस प्रैक्टिस से अगर आप कंबाइंड निकलना है तो यू हैव टू डू समथिंग मोर देन व्हाट अदर लॉयर्स आर डूइंग। और जो एक वकील का काम है, दैट इज़ टू फैसिलिटेट द जज, that is to persuade the judge, that is to convey your message to the ears of the judge while looking into his eyes कि आप किस तरीके से persuade करते हैं। और persuasion के लिए different tools हो सकते हैं, not only your non-verbal communication but your verbal and other things that supplement and substantiate your arguments। और इसी argument की base के ऊपर कि आप अपने skeleton arguments बनाएं, even कि आप lower court में जा रहे हैं, ministerial court, session court और even high court, आप अपने skeleton argument से अपने argument को substantiate कर सकते हैं। इसी नोट के साथ इस वीडियो को एग्जाम करेंगे। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स। तब तक मुझे और मियां साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।